हेमोलिसिस हमने करना था। और इसमें ये है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जो होता है क्या होता है, मतलब कि वेसल्स के अंदर ब्लड हमारे जो सेल्स हो रहे हैं वो टूट रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। अब वो क्यों टूट रहे हैं, आरबीसीज क्यों टूट रहे हैं, वो वीक हो गए होंगे, कुछ किसी ना किसी तरीके से वो वीक हो गए होंगे आरबीसीज, अच्छे वाले आरबीसीज नहीं होंगे, इस वजह से टूट रहे होंगे ना। ठीक है, तो वो क्यों टूट रहे होंगे। अब होता क्या है कि हमारे आरबीसीज के ऊपर ना CD55 होता है और जीपीआई एंकर होता है। ये जीपीआई एंकर होता है, जैसे पकड़ के रखा होता है इसने आरबीसी की मेम्ब्रेन के साथ CD55 को। ठीक है, CD55 इसका दूसरा नाम होता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, DAF। ठीक है, तो हो क्या रहा होता है कि ये जो जीपीआई एंकर होता है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इन एसीटोल, ठीक है, ये एंकर होता है और इसके साथ डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हमारा C3 कन्वर्टेज एंजाइम होता है, तो ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ये C3 को C3A और C3B में कन्वर्ट करता है, मतलब कि एक्टिवेट करता है C3 को। तो एक्टिवेट जब करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, सारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, हमारे आरबीसीज़ को खा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फेगोसाइटोसिस कर लेगा हमारे आरबीसीज़ की। तो अल्लाह ताला ने हमारे ये आरबीसीज़ के ऊपर CD5 ये जीएपी एंकर इसलिए रखा हुआ है कि ये C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन को नहीं होने देता। जब वो नहीं होने देगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और वो हमारे आरबीसीज़ को नहीं खाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसी डिज़ीज़ पढ़ेंगे जिसमें ये जो जीपीआई एंकर नहीं होगा, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होता जाएगा और हमारे आरबीसीज़ को खाता जाएगा। हमारे आरबीसीज़ जो हैं वो वेसल्स के अंदर ही टूटना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न फॉर द इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। तो क्या होगा, स्टिमुलस आएगा। अब होता क्या है स्टिमुलस में, मोस्टली हम जब रात को, इसको हम क्यों कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसको हम रात के टाइम हीमोग्लोबिन यूरिया क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि रात के टाइम हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल इस तरह से ब्रीदिंग नहीं हो रही होती जैसे अभी हम नॉर्मली जो दिन के टाइम ले रहे होते हैं। रात के टाइम तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। और जब भी एसिडोसिस होती है तो हमारे आरबीसीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है ना, और फिर जो है उसमें जब स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और फिर क्या होगा, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आरबीसीज़ के पास शील्ड ही नहीं है, जीपीआई एंकर ही नहीं है, डीएएफ नहीं है, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे आरबीसीज़ को, हमारे डब्ल्यूबीसीज़ को, हमारे प्लेटलेट्स को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस शुरू होगी, तो अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, C3 कन्वर्टेज जो है वो हमारे कन्वर्ट करेगा और ये पूरा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो हमारे आरबीसीज़ को तोड़ना शुरू कर देगा। अब ये जब आरबीसीज़ टूटेंगे, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही होगी, तो इनमें से क्या रिलीज़ होगा, इनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा, तो वो हमारे ब्लड में भी हीमोग्लोबिन नीमिया हो जाएगा और जो है यूरिन में भी हीमोग्लोबिन आना शुरू हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन नीमिया हो जाएगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। मतलब कि जब बंदा सुबह सो के उठेगा और अपने मतलब मॉर्निंग यूरिन करेगा, तो सुबह सो के उठ के क्या होगा, उसकी यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आ रहा होगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन यूरिया इज सीन डेज आफ्टर हेमोलिसिस। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन यूरिया जो होता है ये बहुत दिनों बाद, मतलब कि कुछ हेमोलिसिस हो गई होती है फिर जाके यूरिन में आ रहा होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इसका सारा पाथवे था। और इसके अलावा ये होता है कि हम इसमें शुगर वाटर टेस्ट करते हैं। शुगर जो होती है ना, ये शुगर वाटर, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को शुगर वाटर देते हैं। ठीक है, अब शुगर वाटर जो होता है ये आरबीसीज़ के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है ना एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो अब जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग होंगे उनके आरबीसीज़ के ऊपर तो शील्ड है ना डीएफ और उसकी जीपीआई एंकर की, तो इस वजह से हमारे अंदर हेमोलिसिस नहीं होगी, तो हमारा जो कलर आएगा शुगर वाटर टेस्ट में वो नॉर्मल आएगा। लेकिन जिन लोगों के आरबीसीज़ वीक होंगे उनको शुगर इन्वायरमेंट में क्या होगा, उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होगा और हमारे आरबीसीज़ की हेमोलिसिस स्टार्ट कर देगा। तो ये शुगर वाटर टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फ्लो साइटोमेट्री होती है, इसमें हमें पता चलता है कि आरबीसीज़ के ऊपर जो CD55 है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया, जो DAF एंकर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको बुक से देख लेंगे। अच्छा, होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है ये एक्चुअली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वेट ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। इस दौरान हमारा एक एंजाइम होता है G6PD, और ये क्या कर रहा होता है, हमारे जो NADPH होता है ना उसको एक्चुअली क्या कर रहा होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है ना, तो ये रीजनरेट होता है इससे।
ये देखें, ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है। G6PD एंजाइम क्या कर रहा होता है, ये जब प्रोसेस कर रहा होता है तो उस दौरान क्या जनरेट करता है, NADPH। ठीक है, NADPH जब जनरेट करेगा तो ये जो NADPH होता है ना, ये हमारे जो ग्लूटाथायोन होता है ना उसको रिड्यूस जो हो गया होता है, वो एक्चुअली ग्लूटाथायोन क्या कर रहा होता है, ये हमारे RBCs जो हैं उनको H2O2 के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडेंट होता है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होता है, हमारे RBCs को तोड़ रहा होता है। तो ये ग्लूटाथायोन क्या कर रहा होता है, ये हमारे RBCs को H2O2 से बचा रहा होता है। ठीक है, किस तरह से कि ये ग्लूटाथायोन जो होता है ये इसको कर रहा होता है, क्या न्यूट्रलाइज़ कर रहा होता है H2O2 को, ताकि हमारे RBCs ना बढ़े। ठीक है, और उस दौरान जब ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो खुद जब रिड्यूस हो जाते हैं तो अब रिड्यूस हो जाएंगे तो मतलब इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको एक्टिव दोबारा करने के लिए मतलब कि ग्लूटाथायोन ने H2O2 को क्या किया, ख़त्म किया, न्यूट्रलाइज़ किया, RBCs को बचाया, लेकिन खुद क्या हो गए, खुद रिड्यूस हो गए, मतलब कि इनएक्टिव हो गए। अब दोबारा से इनको एक्टिव करने के लिए ग्लूटाथायोन को हमें चाहिए NADPH, और NADPH को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए G6PD एंजाइम। ठीक है, अब ऐसे लोग जिनके अंदर G6PD की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, अब G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो उनको NADPH नहीं मिलेगा। जो NADPH नहीं मिलेगा तो हमारा ग्लूटाथायोन एक्टिव नहीं होगा, हमारा ग्लूटाथायोन जो है वो एक्टिव नहीं होगा कि वो हमारे RBCs को H2O2 से प्रोटेक्ट करे। तो ये कहानी होती है G6PD डेफिशिएंसी की। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो जब RBCs जो है ऑब्वियसली उस तरह से नहीं बचे होंगे हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाता है और उससे हमारी हीन्स बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, जो ये इंक्लूएंस मिल रही हैं, दीज आर एक्चुअली द एक्यूमुलेशंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द RBCs ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और इनको हम स्पेशल स्टेनिंग से जो है ना देखते हैं। तो इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं। पैरोक्सिस्मल मतलब कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है, कॉन्स्टेंटली हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं हो रहा होता। नॉक्चर्नल मतलब रात के टाइम मोस्टली क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, हम सुबह उठते हैं तो फिर हमारे यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा होता है। इसकी वजह क्या होती है कि GPI एंकर होता है, वो हमारे सेल्स को जो है वो कॉम्प्लीमेंट से बचा रहा होता है अलॉन्ग विद द DAF। तो क्या होगा कि हमारे ये क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं C3 कन्वर्टेज को। जब ये डिफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी ये बात लिखी हुई है। अब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जो पीरियडिकली होती है नाइट टाइम में, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होता है उस दौरान, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ होता है क्योंकि शैलो ब्रीदिंग हो रही होती है, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और ये सारे टूटना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिनीमिया और हीमोग्लोबिन यूरिया जो कि तकरीबन आता है कुछ दिनों बाद। ठीक है, और सुक्रोज टेस्ट है, हम इसको स्क्रीन करते हैं इस डिज़ीज़ को। मैंने आपको बताया था कि साथ में हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं जो कि डिटेक्ट करता है CD55 को। मेन कॉज ऑफ डेथ इन लोगों का क्या होता है कि इन लोगों की जो हेपेटिक पोर्टल और सेरिब्रल वेन्स होती हैं उनकी थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है, टूटे हुए प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स होते हैं, रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स इन द सर्कुलेशन इंड्यूसिंग द थ्रोम्बोसिस। ठीक है, जब प्लेटलेट्स टूटते हैं तो वो सारी हमारी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं और उस वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होंगी, सारा ब्लड, सारी हीमोग्लोबिन बॉडी से निकलती जा रही है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्रोनिक लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। AML होगा, एमेलॉइड जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा विच डेवलप्स इन द 10% ऑफ द पेशेंट्स। फिर G6PD डेफिशिएंसी है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी G6PD होती है वो एक्चुअली बचा रही होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, लेकिन अब ये नहीं होगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से RBC जो है वो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी उनकी। ठीक है, नॉर्मली जो एक्सपोज होते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूटाथायोन होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारी जितनी भी H2O2 होता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बट बिकम्स ऑक्सीडाइज इन द प्रोसेस, लेकिन खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और NADPH होता है जो कि इसको रीजनरेट कर रहा होता है, जो रिड्यूस्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इज़ नीडेड टू रीजनरेट द रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। और G6PD और NADPH जो होता है वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को जब रीजनरेट करता है तो वो जो है उसी तरह हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहे होते हैं H2O2 को। और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जब वो नहीं होगा तो फिर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। सिंप वही बातें लिखी हुई हैं। फिर इसका अफ्रीकन वेरिएंट होता है, मेडिटेरेनियन वेरिएंट होता है और हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, अफ्रीकन वेरिएंट जो होता है इसमें इनकी हाफ़ लाइफ कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से माइल्ड माइल्ड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। लेकिन मेडिटेरेनियन जो होता है ना, इसमें हाफ़ लाइफ जो होती है वो
रिड्यूस होती है, मार्कली रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस होती है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ होता है। हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी इन बोथ पॉपुलेशन इज़ लाइकली ड्यू टू प्रोटेक्टिव रोल अगेंस्ट द मलेरिया, बिकॉज आरबीसीज टूटते जाएंगे तो मलेरिया को रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आरबीसीज ही नहीं है, उनका घर ही नहीं है जहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लाई करना था। और ये हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं हीमोग्लोबिन के एज हीन्स बॉडीज़। कॉजेज़ ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होते हैं इन लोगों में? फॉर एग्जांपल मैंने बताया था स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकती हैं लाइक प्रीमाक्वीन, सल्फा ड्रग्स, टैप्सोन्स, स्फेवाबीन्स। हीन्स बॉडीज़ होती हैं, इनको हम आरबीसीज से रिमूव करते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। ठीक है, रिजल्टिंग इन द बाइट सेल्स। अच्छा, ये जो होती है ना हीन्स बॉडीज़, ये एक्चुअली ऐसे बनी होती है ना, ऐसे बनी होती हैं, इधर हमारी हीमोग्लोबिन जमा हुई होती है। तो अब ना बाइट सेल्स आते हैं, ठीक है, सॉरी मैक्रोफेजेस आते हैं, वो आके ना इनको खा लेते हैं, इतना इतना सा पीस आरबीसीज का खा लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज इस तरह रह जाते हैं, मतलब कि आरबीसीज इस तरह हो जाएंगे। तो आरबीसीज जब यहाँ से उनका पीस ही उतर गया है तो इनको हम कहेंगे बाइट सेल्स। ठीक है, क्योंकि मैक्रोफेजेस ने उनका वो वाला हिस्सा खा लिया जहाँ पे हीन्स बॉडीज़ थी। Leads to predominantly intravascular hemolysis, presents with hemoglobinuria, back pain, hours after exposure to oxidative stress। ठीक है, हीन्स प्रिपरेशन इज़ यूज टू स्क्रीन फॉर द डिजीज़, मतलब कि हम स्पेशल हीन्स का स्टेन यूज़ करते हैं जिसे हमें नज़र आता है। एंजाइम स्टडीज़ कंफर्म द डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। ठीक हो गया, तो ये बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से कर लिया था।